नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। आज से हम हिस्ट्री की क्लास 7 चैप्टर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल है। दोस्तों, इससे पहले हम प्राचीन भारत के बारे में जान चुके हैं। इस क्लास में हम मध्यकालीन भारत के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर हमें 1000 वर्षों के दौरान हुई घटनाओं के बारे में जानने को मिलेगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है जिसमें हमें भारत की स्थिति के बारे में दर्शाया गया है। दोस्तों, इस मानचित्र में श्रीलंका को उत्तर की साइड तथा भारत को नीचे दक्षिण की साइड दिखाया गया है। इस मानचित्र को देखने से पहले हमें समरी को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं समरी की तरफ। देखिए दोस्तों, मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। जो अभी हमने मानचित्र देखा वह मानचित्र अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया था और अल इदरीसी ने इस मानचित्र को कब बनाया था? 1154 में। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। दोस्तों, इस मानचित्र में देखने पर आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पर भारत नहीं दिया गया है, परंतु इस मानचित्र में आपको भारतीय उपमहाद्वीप को जानने का मौका मिलेगा। एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोस्तों, एक दूसरा मानचित्र है जिसे फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था, लगभग 600 वर्ष बाद। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं। अल इदरीसी के नक्शे में दोस्तों जो मानचित्र 1 है, उस नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। दोस्तों, आप इस लाइन को बेहद अच्छे से समझ गए होंगे। दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जैसा अभी दोस्तों हमने आपको बताया, श्रीलंका ऊपर की साइड दिखाया गया है। दोस्तों, ये 600 साल बाद बनाया गया एक नक्शा है जिसके अंदर हमें काफ़ी हद तक भारत की स्थिति को जानने का अवसर मिलता है। दोस्तों, इसमें जैसा हमारा आज का भारत है वैसे ही भारत की थोड़ी थोड़ी छवि देखने को मिलती है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस नक्शे के बारे में। देखिए, मानचित्र 2 18वीं सदी के आरंभ में गिवलॉम द लिस्ले के एटलस नोबे के अनुसार यह उपमहाद्वीप। दोस्तों, मानचित्र 2 किसके द्वारा बनाया गया था? गिवलॉम द लिस्ले। आपको इस नाम को ध्यान रखना होगा कि भारत का मानचित्र किस नक्शे के समान दिखता है, तो गिवलॉम द लिस्ले के नक्शे के अनुसार दिखता है, जो कि 18वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। दोस्तों, मानचित्र 1 उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। जैसा अभी हमने आपको बताया, पहले मानचित्र और दूसरे मानचित्र में कितना अंतर है। दोस्तों, पहले मानचित्र में हम भारत की सही स्थिति को नहीं दर्शा सकते, परंतु उसके 600 वर्ष बाद जो हमें मानचित्र देखने को मिलता है उसके अंदर भारत की सही स्थिति को दर्शाया गया है एवं हम उसको आसानी से पहचान भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थीं। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिवर्तित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल क्या करते थे? दोस्तों, किस नक्शे का इस्तेमाल क्या करते थे? मानचित्र 2 का, जिसके अंदर हमें भारत की आज की छवि देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, समय के साथ साथ नक्शे जिस तरीके से परिवर्तित हुए हैं, यानी कि मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया है। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनमें उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है अगर हम नए नक्शे का अगर हम वर्णन करें तो हम पुराने नक्शे को गलत साबित कर देंगे, नहीं। दोस्तों, समय के साथ साथ परिस्थितियां एवं वहां की स्थितियां भले बदल जाएं, लेकिन हम पुराने तथ्यों को गलत साबित नहीं कर सकते। इसीलिए पुराने तथ्यों के माध्यम से ही हम नए तथ्यों का वर्णन करते हैं।
आइए दोस्तों जानते हैं नई और पुरानी शब्दावली के बारे में। देखिए, जैसा अभी हमने आपको बताया, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। दोस्तों, समय के साथ साथ भाषाएं भी बदलती हैं, परंतु हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनका स्वरूप बदल जाएगा। उनका सिर्फ एक रूप, एक बनावट भले बदल जाए, परंतु स्वरूप उनका वैसा ही रहता है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है, यानी मध्य युग की फारसी आज की आधुनिक फारसी भाषा से थोड़ी सी अलग है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं समय के साथ शब्दों के अर्थ किस तरह से बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं हिंदुस्तान शब्द का पहले क्या अर्थ था और आज क्या अर्थ है। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, जबकि 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। दोस्तों, आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के अर्थ में करते हैं, परंतु 13वीं सदी में जब फारसी के मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का वर्णन किया था तब इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए भारत का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना वाले क्षेत्र के लिए ही हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए दोस्तों, शब्द के अर्थ समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। दोस्तों, प्राचीन काल में हिंदुस्तान शब्द में कभी भी, जहां आज हमारा दक्षिण भारत है, उस दक्षिण भारत को कभी भी हिंदुस्तान में समावेश नहीं मिला। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। देखिए दोस्तों, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन वस्तुओं के लिए तथा किन किन जगहों के लिए किया है, तो भूगोल, पशु पक्षियों तथा यहाँ के निवासियों की संस्कृति के लिए। देखिए, 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। दोस्तों, 14वीं सदी में अमीर खुसरो के द्वारा प्रयुक्त किया गया शब्द हिंद अपने हिंदुस्तान शब्द के ही समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। दोस्तों, आज हिंदुस्तान का मतलब संपूर्ण भारत से है, परंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधानियां बरतनी थी, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। दोस्तों, आज हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों का अतीत में कुछ और ही अर्थ था, परंतु उन्हें अपने शब्दों का इस तरह से प्रयोग करना था जिससे अतीत में प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ भी परिवर्तित ना हो। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। दोस्तों, विदेशी शब्द का प्रयोग हम उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो हमारे भारत का ना हो, जो हमारे भारत से बाहर का व्यक्ति हो। परंतु दोस्तों, मध्य युग में विदेशी शब्द का ये मतलब नहीं था कि जो भारत के बाहर का हो, बल्कि विदेशी शब्द का अर्थ था किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, ऐसा व्यक्ति विदेशी कहलाता था। देखिए दोस्तों, कितना अंतर है। जबकि विदेशी शब्द आज भी विदेशी है, परंतु इसका अर्थ चेंज हो गया है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। दोस्तों, अपने प्यारे भारत में आने वाला दूसरे राज्य का व्यक्ति भी उस समाज के लिए विदेशी कहलाता था।
अर्थात बाहर से आया हुआ कोई भी व्यक्ति वहाँ विदेशी या वनवासी कहलाता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। दोस्तों, दो किसान अलग अलग धर्म या जाति से जुड़े हैं, वे एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर हम मध्यकालीन भारत को जानने का प्रयास करेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। देखिए दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है इस काल में भी आपको कुछ ऐसी ही बातें देखने को मिलेंगी जो प्राचीन काल में घटित हो चुकी हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा जो आज हो रहा है वह प्राचीन काल तथा मध्यकाल में ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि समय और परिस्थितियां खुद को दोहराती हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी आपको मिलेंगी। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। यहाँ पर आपको लिखित साक्ष्य मिलेंगे। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। दोस्तों, किस चीज़ का उपयोग करने लगे? कागज़ का, जो कि पहले काफ़ी महंगा था। परंतु जैसे जैसे मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती गई, कागज़ सस्ता होता गया। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। दोस्तों, अभिलेखागारों में किस लिए रखा जाता था? जिससे कि हम प्राचीन भारत तथा मध्यकालीन भारत में क्या क्या हुआ, इन सब की जानकारियाँ आज हम प्राप्त कर सकें, इसलिए इन्हें अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा जाता था। इन पांडुलिपियों के माध्यम से ही हम आज आधुनिक भारत की नींव को समझ सकते हैं और ये जानने का प्रयास कर सकते हैं किस तरह से आज का हमारा भारत तथा हमारा संपूर्ण संसार बना है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापेखाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दोस्त जो लिखते हैं वो हमें समझ में नहीं आता, परंतु जिस तरह से या जैसा भी हमें समझ में आता है हम उसकी नकल अपनी कॉपी में ठीक ऐसे ही प्रतिलिपि में कर देते हैं। ऐसा ही दोस्तों यह इतिहासकार या लिपिक क्या करते थे? देखिए, कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। तभी तो दोस्तों अक्सर देखा जाता है इतिहास की अगर हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो हमें किसी बुक में कुछ और किसी बुक में कुछ और देखने को मिलता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए ही होता होगा, शायद इसलिए ही क्योंकि ये सभी प्रतिलिपियाँ एक दूसरे के द्वारा हाथ से बनाई गई होती होंगी, क्योंकि उस समय पर प्रिंट आउट तो होता नहीं होगा कि हमने सीधे ही प्रिंट किया और ऐसे ही प्रतिलिपि निकल गई, इसलिए शायद कुछ गलतियाँ भी हो जाती हों। आइए दोस्तों देखते हैं आगे।
प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। जैसा दोस्तों आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, अगर हम किसी को कोई बात बताएं तो जैसा हम किसी को कोई बात बताते हैं वैसे ही बात आगे नहीं बताई जाती, थोड़ा बहुत फेर बदल कर बताई जाती है। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक, तीसरे से चौथे व्यक्ति तक हमारी बात का कुछ और ही अर्थ तथा कुछ और ही मतलब हो जाता है। वैसे ही इन प्रतिलिपियों की बात होगी। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। दोस्तों तभी आज हमें भले ही एक इतिहासकार के द्वारा एक ठीक ठाक अच्छे से बुक लिखी गई हो, परंतु उसकी बुक के साथ साथ हमें अन्य बुकों का सहारा भी लेना पड़ता है क्योंकि किसी बुक में सन कुछ और तथा किसी बुक में कुछ और मिलती है। जैसे हमें हड़प्पा सभ्यता की सन कई बुकों में देखने को अलग अलग मिलेगी। अब दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इतनी डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं। दोस्तों अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी पुस्तक को अगर आपको अच्छे से गहन अध्ययन करना है तो आपको उसको एक बार अच्छे से समराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। भले आपको इसे पढ़ने में समय ज़्यादा लगे, लेकिन हम आपको ऐसी सलाह देंगे कि एक बार आप इसको डिटेल में अच्छे से जान लें। इसके बाद आपको अच्छे से पता है, इसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपको पूरी समरी को पढ़ने में काफ़ी कारगर साबित होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्णी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोस्तों अपना ही वृत्तांत एक बार 1356 में जियाउद्दीन ने और इसके बाद अपना वही वृत्तांत दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर था, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। दोस्तों जैसा कि अगर आपसे ही कोई क्वेश्चन लिखने के लिए कहा जाए तो आप पहली बार में जो लिखते हैं क्या एज इट इज़ सेकंड बार में भी आप उसका उत्तर ऐसे ही लिखते हैं? थोड़ी बहुत फेरबदल तो ज़रूर होती होगी। वैसे ही फेरबदल यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। देखते हैं कैसे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह आगे बनते चले गए। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रहता है। दोस्तों जब 1000 वर्षों के बारे में हमें बताना है तो भारी चुनौती तो होगा ही, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। दोस्तों समय के साथ साथ लोगों के मन में विचार तथा नई नई तकनीकियां अपने आप आगमन करती रहती थी। वैसे ही इन सब उद्योगों का मानव ने विकास करना सीख लिया था। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी कहा जाता है। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। देखिए इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा
उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। दोस्तों, इस काल में हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो है एक राजपूत। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। दोस्तों, राजपूत शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता था? क्षत्रिय वर्ण के लोगों के लिए। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। दोस्तों, इस पूरे काल के दौरान देखिए जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से हो रहे थे। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले पर्यावास क्या है। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। देखिए, कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। ये बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेकार करनी पड़ती थी। दोस्तों, ये सभी आप जानते हैं मध्यकाल, प्राचीन काल, इन सब से ही चला आ रहा है। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी जबकि कुछ मवेशी होते थे, कुछ पशुपालन करते थे। कुछ लोग खेती में खाली समय में दस्तकारी आदि का काम करते थे, जबकि कुछ पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा पाने लगे। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। दोस्तों, इसका मतलब सीधे सीधे दिया गया है, जिसके पास जितना संसाधन, जितना पैसा, उतना ही वह व्यक्ति जाति में श्रेष्ठ माना जाता था। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यह दर्जे स्वयं वह व्यक्ति बनाते थे अपने हिसाब से। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है जाति का भेदभाव। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कुछ गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। कुल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। आपको चोल साम्राज्य के बारे में अध्याय 2 में, तुगलक साम्राज्य के बारे में अध्याय 3 में तथा मुगल साम्राज्य के बारे में अध्याय 4 में जानने को मिलेगा। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारी क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिसका कार्यकाल 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखेंगे। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी तक फैला था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। संपूर्ण दक्षिण भारत दोस्तों मतलब द्रविड़, गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। दोस्तों, इसकी सेना इतनी बड़ी होती थी कि पहले ही देखकर सब डरकर भाग जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण दोस्तों मतलब बड़ा चढ़ाकर कहा गया मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे
कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। दोस्तों, अगर हम भाषा तथा क्षेत्र के बारे में जानें तो 1318 में कवि अमीर खुसरो ने बताया कि हर क्षेत्र की अपनी एक विशेष भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कि दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी, तेलंगानी जो कि आंध्र प्रदेश में, गुजरी जो कि गुजरात में, मवारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती थी। प्रत्येक भाषा का अपना एक क्षेत्र होता था, परंतु संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जिसका कोई विशेष क्षेत्र नहीं था। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, जो कि आम जनता द्वारा नहीं बोली जाती थी। दोस्तों, इसका साफ साफ मतलब यही है कि संस्कृत का अपना कोई क्षेत्र विशेष नहीं था। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थीं। अध्याय 9 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थीं। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका में आपको जानने को मिलेगा। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले, ये सब भी आपको इसमें जानने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी मतलब 1700 ईस्वी के आसपास। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगी, जो कि आपको अध्याय 10 में देखने को मिलेगा। लेकिन वर्षों से जो सर्वक्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थीं। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न थी। दोस्तों, सभी परंपराएं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न थी। ऐसा नहीं था कि सभी समान थी, कुछ एक समान भी थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे को कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी, बल्कि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थीं। मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा है, क्या आपका राज्य कभी इन सर्वक्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा था? तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश इन जाहिर सी बात है इन शक्तियों का हिस्सा रहा था। वैसे ही आपको अपने अपने राज्य के बारे में भी बताना है, क्या आपका राज्य इन सर्वक्षेत्रीय शक्तियों का हिस्सा रहा था? ये सभी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पुराने और नए धर्म के बारे में। धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए इस समय के दौरान। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। दोस्तों, दैविक तत्व में लोग सामूहिक रूप से अपनी आस्था रखते थे। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। दोस्तों, समय के साथ साथ आस्थाएं, धर्म, जाति सब में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसा अभी हमने आपको बताया, धर्म में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि थे। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे।
नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थक होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। देखिए दोस्तों, जानते हैं संरक्षक के बारे में। तो संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान तथा अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, संरक्षक कहलाता है। दोस्तों, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की जाती थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानने को मिलेगा। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। दोस्तों, मुसलमानों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? कुरान शरीफ। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे। दोस्तों, मुसलमान भी 2 वर्गों में विभाजित थे, सिया और सुन्नी, जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम की आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, समय के साथ साथ इन सब में भी आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में होने वाले परिवर्तनों को झलकता है। दोस्तों, उस समय की सामाजिक और आर्थिक कंडीशन आज की सामाजिक और आर्थिक कंडीशन से काफ़ी अलग है। इसमें आपको काफ़ी भिन्नता देखने को मिलेगी। तो इतिहास का मतलब इस भिन्नता को दर्शाना है। विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया, इसको आपको दिखाना है। यदि ये अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। जैसे दोस्तों हमने बांट रखा है प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये काल विभाजन ब्रिटिश शासकों द्वारा किया गया था, ना कि अपने भारत के इतिहासकारों द्वारा। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़ी थी उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। दोस्तों, यहाँ पर इन सभी की स्थिति को देखते हुए हमने इतिहास को बांटा है, परंतु ब्रिटिश शासकों ने सिर्फ सत्ता को देखते हुए इतिहास को बांटा था। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे आप मध्यकालीन इतिहास कहेंगे। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय,
कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। किस तरह से दोस्तों इन सब का विकास हुआ, ये सभी आपको जानने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इन सभी को जानने में, समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगी इस वीडियो की सहायता से। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। आखिरकार 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थीं, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप इतिहास को एक रोचक विषय के रूप में समझें तो यह बहुत ही आनंद देता है एवं बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपको इतिहास को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है तो आपको ये एक बोर सब्जेक्ट लगेगा। इसलिए दोस्तों, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इतिहास के अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आप इसको एक रोचक सब्जेक्ट के रूप में समझें और इसके तथ्यों को एक दूसरे से जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। इससे आपको इतिहास पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। देखिए आगे, फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। जैसा अभी हमने आपको बताया, अगर आप तथ्यों को जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो आपको इतिहास एक रोचक विषय लगेगा। मध्यकाल के बाद हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति का भाव जुड़ा है। किस तरीके से हमारे भारत ने उन्नति की, किस तरह से अंग्रेज भारत छोड़कर गए, ये सभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। दोस्तों, अगर कोई परिवर्तन नहीं होता तो क्या मध्यकाल के बाद आधुनिक काल आता? परिवर्तन तो हुआ होगा, भले ही थोड़ा परिवर्तन हुआ हो। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसमें यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। तभी तो दोस्तों, आधुनिक काल आते आते यूरोपवासी तथा पुर्तगाली सबने हमारे भारत पर आक्रमण करना तथा वहां पर अपनी कंपनियां स्थापित करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि हमारा भारत एक समृद्ध भारत बन चुका था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री को भी अगर आप मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको और भी आनंद आता है। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। दोस्तों, जैसा अभी हमने आपको बताया, समय के साथ साथ सब बदलता रहता है। कुछ सालों बाद या कुछ 1000 वर्षों बाद, कुछ 100 वर्षों बाद आज हम जिस समय में जी रहे हैं, जिस समय में हम चल रहे हैं, वो भी एक इतिहास बन जाएगा। इसलिए अगर आपको इतिहास के बारे में अच्छे से जानना है तो अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आज का इतिहास मतलब हम करंट अफेयर को कह सकते हैं। आपको इतिहास पढ़ने के साथ साथ करंट अफेयर पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसी के साथ दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे दोस्तों हमें आगे भी मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार से आपकी मदद करते रहें और आगे भी वीडियो को आपको प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद दोस्तों।